हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आप सभी को पता है कि टीएफआर का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है। 8 दिसंबर को टीएफआर का एग्ज़ाम होने वाला है और उसी के तहत ये जो सेशन है आपके लिए लेकर आए हैं हम। बच्चों, इस सेशन में बात करेंगे टीएफआर एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स है जो आपको फोकस करने चाहिए, किस तरह से अब इन फाइनल 30 डेज़ में आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरह से हैंडल करना है चीज़ों को, क्या पैटर्न है, किस तरह का सिलेबस था और क्या क्या आपको रीड करना है, कहाँ से रीड करना है, उसके बारे में जो है वो बातचीत होने वाली है। जुड़े रहेगा अंत तक बच्चों। सारा का सारा जो स्टडी जो सेशन है अगर आप देखेंगे देन फॉर श्योर यू विल गेट बेनिफिट। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम टीएफआर का जो एग्ज़ाम है बच्चों, वो 2025 से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है वो 8 दिसंबर 2024 को होने वाला है, जिस दिन संडे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और जो इंफॉर्मेशन एंड डाटा साइंस है उनका जो शेड्यूल अभी तक देखने को मिला है वो 9 से 12 बजे के बीच में देखने को मिला है। मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम है बच्चों वो 9 से 11 बजे के बीच में होने वाला है। अब यहाँ पर जो प्रोग्राम की स्टार्टिंग डेट है बच्चों, अगर अभी आप एग्ज़ाम देते हो तो 1 अगस्त 2025 को आपका एडमिशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है ना। यहाँ पे आपका एडमिशन होना बच्चों शुरू हो जाता है। मतलब अगर आप 2024 में एग्जाम देते हो बच्चों तो 2025 तक आपका जो कंप्लीशन है पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी के एडमिशन का वो कंप्लीट होता है। फिर बच्चों बात आती है कि क्या एलिजिबिलिटी है इस एग्जाम्स के बारे में। बच्चों, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हो जिसमें पीएचडी या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो 4 सेंटर्स हैं मेनली जो आपको दी जाते हैं। एक टीएफआर का बच्चों मुंबई सेंटर है, एक आईसीटीएस का बेंगलोर सेंटर है, एक टीएफआर का बच्चों हैदराबाद सेंटर है और एक एनसीआरए का पुणे सेंटर है। ठीक है। फिर बच्चों, क्या कोई और भी एग्जाम्स इन सभी इंस्टीट्यूट्स में सिलेक्शन लेने के लिए दिया जा सकता है? जी हाँ। देखिए, वैसे तो फिलहाल कोई भी एग्जाम नहीं दिया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास में टीएफआर का जनरल जो एग्ज़ाम होता है वही एक्सेप्ट किया जाता है इन चारों इंस्टीट्यूट में एडमिशन करने के लिए। लेकिन होता क्या है बच्चों कि इनमें से जो इंस्टीट्यूट है वो अलग अलग टाइम पर कुछ और भी एग्ज़ाम्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि गेट का एग्ज़ाम हो गया, नेट हो गया, जेस्ट हो गया। स्कोर्स इन फिजिक्स आर ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन ये कब कब होता है, इसकी वैकेंसी कब कब निकलती है, वो हर एक इंस्टीट्यूट के जो आपके पास में वेबसाइट होती है उस पर जाके आपको चेक करना रहता है। जैसे ही वेबसाइट निकलती है वो बताते हैं कि किसकी रिक्वायरमेंट है, नेट की, गेट की या फिर जेस्ट की। बच्चों, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपकी एमएस और एमएस होनी चाहिए अगर मैं पीएचडी के लिए बात कर रहा हूं, और जो लेस देन 5 ईयर्स जो है वो नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब कि टोटल बीएससी और एमएससी का जो पैकेज है वो, या फिर जो एमएससी है वो मोर देन 5 ईयर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और फिर बात करते हैं बच्चों कि एलिजिबिलिटी जो है वो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है आपकी। आप एमई, एमटेक, बीएससी, बीएससी या फिर बीटेक, कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री है फिजिक्स में जो नॉट लेस देन 3 ईयर्स की है बच्चों, वो क्या होगी आपके पास में, एलिजिबल हो जाएगी इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। मतलब कि आपके पास में बीएससी भी हो सकती है और बीटेक भी हो सकती है, और दोनों ही डिग्रीज जो है बच्चों वो एक्चुअली में क्या है आपके पास में, एक्चुअली एग्जैक्टली 3 ईयर्स की है या फिर मोर देन 3 ईयर्स की है। तो ये सारी की सारी जो डिग्रीज हैं वो काम करेगी। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैविंग कंप्लीटिंग मास्टर्स डिग्री बाय जुलाई 2025 आर नॉट एलिजिबल फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मास्टर्स के लिए एलिजिबल हैं जुलाई 2025 तक, वो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए क्या है बच्चों, एलिजिबल नहीं है। ऑलरेडी हैविंग और कंप्लीटिंग मास्टर्स बाय जुलाई 2025 वो एलिजिबल नहीं है। जो कर चुके हैं मास्टर्स, या फिर जो नहीं एंट्री ली है उन्होंने, जिन्होंने सिर्फ बीएससी की है, सिर्फ वही इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए क्या है बच्चों, अवेलेबल है। या तो आपकी बीएससी हो जाए या फिर आप कंप्लीट मास्टर्स करने के बाद में वापस से इंटीग्रेटेड पीएचडी में जाओ। ठीक है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैविंग और कंप्लीटिंग मास्टर्स डिग्री बाय जुलाई 2025 आर नॉट एलिजिबल फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी। ठीक है। वो एलिजिबल नहीं होंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, जिनकी एमएससी हो चुकी है। जिनकी एमएससी हो चुकी है वो वापस से एमएससी क्यों करेंगे, उनको एमएससी करने का हक अब नहीं दिया जाएगा। सिर्फ आपकी बीएससी होनी चाहिए, एमएससी कंप्लीट अगर हो रही है
या फिर होने वाली है जुलाई 2025 में, तो आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। बात करते हैं बच्चों कैसा जो है वो एग्जाम का पैटर्न रहता है, कैसा किस तरह से एग्जाम्स होता है। 2 स्टेजेस होती हैं बच्चों, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट जो आप देने वाले हो 8 दिसंबर को, जिसमें आपको बच्चों स्क्रीनिंग टेस्ट देना है। और ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, 2 पार्ट्स में आते हैं, पार्ट ए और बी में। सेकेंड स्टेज में बच्चों आपका इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट होता है, जब आप फर्स्ट एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, जो कि स्प्रिंग 2024 में आपको जो एडमिशन है वो देने वाला है। अब ध्यान रखिएगा, ये बात कर रहा हूं मैं दिसंबर 24 की और स्प्रिंग 2025 की, ठीक है। मतलब अगर आप दिसंबर का एग्जाम देंगे तो आपका जो स्प्रिंग 2025 में सिलेक्शन है, मतलब स्प्रिंग का मतलब जुलाई जो सेशन है बच्चों, जो अगस्त में आपको एडमिशन देने वाला है, वहां पे आपका उस सेशन में एडमिशन हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे जब सिलेबस की मैं बात करता हूँ तो सिलेबस टिपिकली क्या क्या आता है बच्चों, ऑल टोटल क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल रेलेवेंट टू फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जनरल फिजिक्स, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। मैं आपको अगर बताऊं बच्चों तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली जो सिलेबस है वो आईआईटी जेएम के सिलेबस को मैच करता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आईआईटी जेएम का जो सिलेबस होता है उसको मैच करता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि थोड़े से अलग आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अंत तक कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि एग्जैक्टली डायरेक्टली इससे मैच नहीं कर पाते हैं, आईआईटी जेएम के एग्जाम के सिलेबस से मैच नहीं करते हैं। बच्चों इसमें होता क्या है, इस एग्जाम में सेक्शन ए में आपको 25 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, ठीक है। 2 सेक्शंस में बनता है ये एग्जाम, सेक्शन ए और बी। सेक्शन ए में आपको 25 और सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। सेक्शन ए में आपको 25 और सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। सेक्शन ए में आपको जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, थोड़े से इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ जीके रिलेटेड चीजें भी, जो फिजिक्स में जीके रिलेटेड चीजें हैं वो भी पूछी जा सकती हैं, ऐसा भी देखा गया है ना। इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो आते हैं पार्ट ए के अंदर। 25 क्वेश्चन होते हैं बच्चों, हर एक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होता है, तो टोटल पार्ट ए 75 मार्क्स का होता है। पार्ट बी जो है उसमें बच्चों 15 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो 15 है बच्चों, इसमें हर क्वेश्चन 5 मार्क का होता है, दैट मीन्स ये भी टोटल 75 मार्क्स का होता है। इन टोटल पेपर जो है वो 150 मार्क्स का आपको दिया जाता है। अभी जो 150 मार्क्स है इसमें बच्चों, पार्ट ए में अगर आप क्वेश्चन को करेक्ट करते हो तो आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनकरेक्ट करते हो तो -1 मार्क्स आपको दिया जाता है, -1 मार्क्स आपको दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पार्ट आपके पास में अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हो तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन पार्ट बी में बच्चों अगर आप क्वेश्चन को करेक्ट करते हो तो आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं, अगर आप क्वेश्चन को इनकरेक्ट भी करते हो तो आपको 0 मार्क्स जो है वो दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि नेगेटिव मार्किंग पार्ट बी में नहीं है, नेगेटिव मार्किंग पार्ट बी में नहीं है, पार्ट ए में ही क्या है आपके पास में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो नो नेगेटिव मार्किंग इन पार्ट बी बट इन पार्ट ए, इसका आपको ध्यान में रखना है। सो बेसिकली आपके पास में ऑल एंड ऑल बच्चों 150 मार्क्स का पेपर होता है, 75 + 75 के आपके पास में बच्चों रहता है। और यहाँ पर आपको टोटल 3 आवर्स एग्जाम्स में दिए जाते हैं। ऑनलाइन एग्जाम है, सीबीटी बेस्ड है, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जैसे कि आईआईटी जेएम का होता है उसी तरह का जो एग्जाम का पैटर्न है, इसी तरह का जो एग्जाम का जो सिनेरियो है वो रहता है। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो परे आते हैं आईआईटी जेएम के सिलेबस से। क्या आपको स्ट्रेटेजी रखनी है, किस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या आपको स्टडी करना चाहिए। बच्चों सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपको आईआईटी जेएम के सिलेबस को रेफर करना चाहिए। आप आईआईटी जेएम का सिलेबस उठाइए और उस पूरे के पूरे सिलेबस से जो जो चीज़ें आपसे कर सकते हैं आप उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। अभी भी आपके पास में 1 मंथ है, और जो बच्चे प्रिपरेशन में लगे रहते हैं उनके लिए ये अच्छा खासा समय है, ठीक है। ये कम समय नहीं है, इसमें काम हो सकता है। दूसरा, आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक में बच्चों आपके पास में पर्टर्बेशन आएगा, ठीक है, जो सीएसआर नेट में आता है। लाग्रांजियन और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स भी आ सकती है, ये देखा गया है। ये सीएसआर नेट के टॉपिक्स हैं। तो आप काम कीजिए बच्चों कि सीएसआर नेट के कोई भी नोट्स उठाइए और वहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में,
ठीक है, क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में ये आपको जो है वो टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है तो आप CSR नेट के IFS के चैनल पर जा सकते हैं बच्चों, वहाँ पर इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी वहाँ पे भरपूर कराई गई है। आपको टाइप करना है लाग्रांजियन क्वेश्चंस और लाग्रांजियन टॉपिक्स, आपको भरपूर वहाँ पे मिल जाएंगे। अगला जो टास्क आपको करना है वो है आपको प्रैक्टिस जो वो क्वेश्चन है वो करने पड़ेंगे, और वो भी PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। बच्चों IIT JEM के लगभग सारे PYQs आप सॉल्व कर लीजिए। जेस्ट का जो एग्ज़ाम है उसके PYQ आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। TFR के PYQs ऑब्वियसली सॉल्व करने ही पड़ेंगे, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और आप बार्क एग्ज़ाम के PYQ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जेम, मैं कहूँगा बार्क, जेस्ट और TIFR। अगर इतना कर लेते हैं बच्चों विथ सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स और भी है, आपको देखना पड़ेगा बच्चों। मैंने कुछ ही टॉपिक बताए हैं, ऐसा नहीं है कि और भी टॉपिक आ सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक्स मेनली यहाँ पे रहते हैं जो एक्स्ट्रा में रहते हैं। फिर बच्चों करना क्या है कि जो भी आप पढ़ें उसका एक शॉर्ट बुकलेट बना लीजिए। एट द एंड आपको फॉर्मूला बेसिस चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। कंसेप्चुअल प्लस फॉर्मूला बेसिस जो है वो पार्ट बी में ज़्यादा पूछे जाते हैं TFR में, तो उस पॉइंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर बात आती है बच्चों कि सर कट ऑफ वगैरह कितनी रहती है, किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। बच्चों अगर आप इंटीग्रेटेड PhD के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, टोटल 150 मार्क्स का आपके पास में पेपर होता है, या फिर आप PhD के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, पार्ट ए जो है वो सिमिलर सा रहता है, पार्ट ए दोनों में कॉमन रहता है। जो पार्ट बी है वो थोड़ा अलग रहता है। पार्ट बी में बच्चों क्या होता है कि इंटीग्रेटेड PhD में थोड़ा सा वो इजी आता है, और PhD के दौरान थोड़ा सा वो हार्ड आता है। ठीक है, और जो कट ऑफ रहती है वो एक रेंज में वेरी करती है बच्चों, लगभग 60 से 85 के बीच में, लगभग 65 से 85 के बीच में। अगर आपके 60 या फिर 60 से 85 के बीच में बच्चों नंबर आ रहे हैं, तब आप मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन होना आराम से पॉसिबल है। ठीक है, इस रेंज में आपको नंबर लाने हैं 60 to 85। अगर इस रेंज में नंबर आते हैं बच्चों तो इंटीग्रेटेड के लिए थोड़ी जो कट ऑफ है वो कम जाती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड PhD के लिए जो कट ऑफ जाती है बच्चों वो थोड़ी सी कम जाती है, लेकिन जो PhD के लिए कट ऑफ जाती है वो थोड़ी सी हाई जाती है। तो वेरी कर सकती है, लेकिन ये जो मैं आपको रेंज दे रहा हूँ 60 to 85, इसमें आपका सिलेक्शन कन्फर्म। ठीक है, PhD के लिए थोड़ी ज़्यादा जाएगी और इंटीग्रेटेड के लिए थोड़ी कम जाएगी। आप मान सकते हो कि भी PhD की जो कट ऑफ है वो लगभग 60 प्लस रहती है, और इंटीग्रेटेड की जो कट ऑफ है वो 60 प्लस रहती है, और PhD वाली जो कट ऑफ है वो 60 या फिर 75 के आसपास या फिर 70 के आसपास रहती है। ये मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, बट ये एक रेंज है जो कि ईयर बाय ईयर आपको देखने को मिलती है। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है बच्चों, आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको उठाइए, ध्यान से सुनिएगा। ए पार्ट में 75 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ए पार्ट जो है वो अटेम्प्ट करना ना भूलिए, और बी पार्ट के लगभग सारे क्वेश्चंस करके आइए। हो सकता है कुछ सही हो सकता है कुछ गलत हो, मैं नहीं कहता हूं कि सारे सही होंगे, लेकिन बी पार्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 75 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सारा का सारा विदाउट नेगेटिव मार्किंग। पार्ट ए में नेगेटिव मार्किंग है बस, लेकिन 1 नंबर की है, सही किया तो आपको 3 नंबर और गलत किया तो आपको 1 नंबर। तो मैं कहता हूँ पार्ट ए रिलेटिवली ईजी आता है, और जो लोग PhD के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ईजी आएगा, तो वो कर सकते हैं पार्ट ए को। पार्ट बी में आपको समय देना है। पार्ट ए को मैं कहूँगा कि घंटे भर में आप जो 25 क्वेश्चन हैं उनको देखिए, और क्योंकि ईजी आता है तो आप घंटे से, मैं कहता हूँ 1.25 घंटे में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, आवर 1 and 4 में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो बी पार्ट है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय देना होगा आपको, 140 या फिर 145 मिनट्स के आसपास उसको देना होगा। ठीक है, कोशिश करिए पार्ट ए को कंप्लीट कर लीजिए, और जो समय बचा है उसमें आराम से पार्ट बी को देखिए, एनालाइज कीजिए, क्योंकि पार्ट बी का जो रिवॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन बच्चों। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द TFR एस्पिरेंट्स। तैयारी जम के कीजिए, और जो तैयारी है उसको पूरा का पूरा एग्जाम्स में परफॉर्म करके आइए। दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं आपको अगले सेशन में।